हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। पिछले वीडियो में अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैंने आपको बता दिया था एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके ऊपर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। एक होती है बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। यानी ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो बाहरी झिल्ली होती है इस बाहरी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की मात्रा बाहरी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की मात्रा आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो जो बाहरी झिल्ली होती है इसमें फॉस्फोलिपिड की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अब ये 2 झिल्लियां हैं और दोनों झिल्लियों के मध्य क्या पाया जाता है? स्पेस। देखो, ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, दोनों के मध्य क्या है? स्पेस। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ध्यान रखना, इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाइरुवेट, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाइरुवेट और वसा के ऑक्सीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं। पाइरुवेट व वसा के ऑक्सीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाइरुवेट और वसा के ऑक्सीकरण के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं वो इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाए जाते हैं। अब देखो, जो इनर मेम्ब्रेन है या आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली क्या है? फोल्डिंग है, वलित है। तो आंतरिक झिल्ली वलित होती है, वलित होती है। इन वलनों को क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टी। वलनों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है? तो ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के जो वलन है उन वलनों को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो क्रिस्टी नाम है, क्रिस्टी नाम किसने दिया था? पैलेड नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्रिस्टी नाम किसने दिया था? पैलेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके बाद देखो, जो आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। तो एक एक चीज को ध्यान रखना और साथ में नोट करते जाना। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। अब देखो, जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पर आपको ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण। और इन क्रिस्टी पर पाए जाने वाले इन कणों को क्या बोलते हैं? F1 कण। क्या बोलते हैं इनको? F1 कण, या इसको प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 कण बोल दो, प्रारंभिक कण बोल दो, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। तो F1 कण या ऑक्सीसोम कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, F1 कण या ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो क्रिस्टी होती है उस क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखो, जो F1 कण है, इन F1 कणों में ETS, F1 कणों में ETS
तो ध्यान रखना जो ईटीएस होता है, ईटीएस कहां संपन्न होता है, तो ध्यान रखना ईटीएस F1 कणों में संपन्न होता है, यानी ईटीएस और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण इन F1 कणों में ईटीएस और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ईटीएस और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, कहां मिलेंगे आपको, F1 कणों में। अब देखो जो F1 कण होते हैं, प्रत्येक F1 कण के 3 भाग होते हैं, प्रत्येक F1 कण के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक को बोलते हैं आधार, एक को बोलते हैं वृंत और एक को बोलते हैं शीर्ष। आधार, वृंत और शीर्ष भाग F1 कणों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखो जो शीर्ष भाग है F1 कणों के शीर्ष भाग में एटीपी, सिंथेटेज, F1 कणों के शीर्ष भाग में क्या पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कहां मिलेंगे, एटीपी सिंथेटेज का मतलब है एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम, ये कहां मिलेंगे, F1 कणों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। अब देखो ये जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली के नीचे जो भी भाग है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के नीचे जो भी भाग है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कैल्शियम, फॉस्फेट आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना डीएनए और क्या मिलेंगे आपको, राइबोसोम। तो डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह ये सब कहां पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब देखो जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कुल डीएनए का लगभग 1% होता है। कुल डीएनए का कितना होता है, 1% होता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अपन ने देखी है, एक बार दोबारा से देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, यानी 2 झिल्लियां पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड की मात्रा अधिक होती है, एक एक पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब 2 मेम्ब्रेन है, दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, स्पेस, और स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाइरुवेट और वसा के ऑक्सीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये पाइरुवेट क्या है, तो ये अपन जब श्वसन पढ़ेंगे पादपों में वहां पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ये ध्यान रखो, पाइरुवेट और वसा के ऑक्सीकरण के एंजाइम कहां मिलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब इनर झिल्ली है वलित होती है और वलित होकर के इसका निर्माण करती है क्रिस्टी का, और ये क्रिस्टी नाम किसने दिया था, पेलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखो जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं, F1 कण, प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इन F1 कणों के 3 भाग होते हैं, आधार, वृंत और शीर्ष। आधार, वृंत और शीर्ष 3 भाग होते हैं।
अब जो F1 कण होते हैं इनमें ध्यान रखना ईटीएस और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के एंजाइम में पाए जाते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकता है कि ईटीएस कहां संपन्न होगा, F1 कणों में। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के एंजाइम कहां मिलेंगे, F1 कणों। अब जो शीर्ष भाग होता है F1 कण का या ऑक्सीसोम का जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम में पाए जाते हैं। एटीपी सिंथेटेज यानी एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम में पाए जाते हैं। अब इस इनर मेम्ब्रेन के नीचे का भाग है वो क्या कराएगा, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, आरएनए, कैल्शियम फॉस्फेट आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह बात होगी है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। अब इसके बाद बात करें अपन माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति है ये पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, यानी अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस पहले वाले या पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से बनते हैं। लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण ईआर से भी होता है। तो उत्पत्ति की बात हो गई है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति किसके द्वारा होगी, तो अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति तो पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण ईआर से भी होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या होता है, डीएनए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका। और ये अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकाएं किसने कहा था, तो ध्यान रखना आल्टमैन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका किसने कहा था, आल्टमैन। आल्टमैन ने इसको क्या कहा था, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिका। ये हो गई इसकी उत्पत्ति की बात। अब इसके बाद देखो अपन देखते हैं इसकी कार्य। कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, श्वसन के स्थल होते हैं, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के जितने भी एंजाइम हैं वो एंजाइम कहां मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन स्थल है और श्वसन के एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, श्वसन के एंजाइम। तो श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हो गया इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की सहायता से किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, एटीपी का निर्माण कहां होता है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
किसकी सहायता से होता है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की सहायता से होता है। इसके बाद तीसरा कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र संपन्न। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से कि क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अब अपन ने क्या पढ़ा? आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली वलित होकर के क्या बनाती है? क्रिस्टी। वलित होकर के क्या बनाती है? क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं और इन F1 कणों में ETS चक्र संपन्न होता है। F1 कणों में क्या होगा? ETS चक्र संपन्न होता है। तो ध्यान रखना, ये चारों ही इंपॉर्टेंट कार्य है। पहला कार्य अपन ने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थल है, यानी श्वसन के जो एंजाइम वो किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कार्य अपन ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। तीसरा कार्य अपन ने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कौन सा चक्र संपन्न होगा? क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईटीएस चक्र है, ये कहां संपन्न होता है? तो ईटीएस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी पाई जाती है, और क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? F1 कण। इन F1 कणों में क्या होता है? ईटीएस चक्र संपन्न होता है। अब इसके बाद देखो अगला कार्य, अंडों में पीतक के निर्माण में भी माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होता है। अंडों में पीतक या योग पीतक निर्माण में सहायक। जो पीतक होता है, पीतक के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कार्य, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये शुक्राणु के मध्य भाग के निर्माण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके अलावा लास्ट कार्य देखो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जानते हो ना? हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, व मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई हो। धन्यवाद।